माही लगभग 15 से 20 मिनट तक अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े वहीं बैठी रही। उसका ध्यान वीर की आवाज सुनकर टूटा। वीर ने अपनी माँ के गले लगाते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहा। माही वीर को गले लगाती है, उसके माथे को चूमती है और फिर अपने दिमाग में आ रहे सभी उलझुल ख्यालों को झटकते हुए उसे लेकर बाहर चली जाती है। उसका मन आज किसी भी काम में नहीं लग रहा था। आज उसने सुधा जी की दवाई देने में भी लेट कर दिया था। घर के सारे काम तो नौकर कर लेते थे, पर किचन में उन्हें जो भी बनता था कहना पड़ता था। माही ने आज इन सब चीज़ों का भी ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ राजवीर के बोले हुए उन बोल पर था जो उसने फोन पर सुना था। वो अपने आप से कहती, राजवीर की आवाज़ पहचानती हूँ। यह आवाज़ राजवीर की थी। राजवीर ने अब तक फोन नहीं किया। पूरा दिन निकलने को आ गया। अब माही का कॉन्फिडेंस अब डगमगा गया था। आखिर अपने इसी रिश्ते में वो एक बार नाकामयाब हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज पूरा दिन बीत गया, राजवीर ने एक बार भी फोन नहीं किया। उसने अपने हाथ के मोबाइल में टाइम देखा। लगभग रात के 11 बज रहे थे, पर राजवीर का एक कॉल नहीं आया। तभी उसे अपने हाथों पर, कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है और पीछे पलटती है। समीर अपनी गंदी सी मुस्कुराहट के साथ उसी को देख रहा था। माही ने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए पीछे की ओर बोली, कितनी बार बोला है हाथ मत लगाना, समझ नहीं आता तुम्हें? माही इस वक्त राजवीर से नाराज थी और समीर की इस हरकत पर अब अपना सारा गुस्सा उतार देना चाहती थी। समीर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ? राजवीर का गुस्सा मुझ पर उतार रही हो? फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा? उठाएगा भी कैसे? उसे तो उसकी स्वीटी मिल गई होगी। समीर अपना मुंह बंद करो, कहकर माही एक झटके में समीर के हाथ को छोड़ देती है और अपने कमरे की ओर जाने लगती है। अगर भरोसा ना हो रहा हो तो किसी से भी पता लगवा लो। जब तक तुम यहाँ नहीं थी, राजवीर का ज़्यादा वक्त अमेरिका में ही बीतता था और वहाँ पर एक स्वीटी उसकी टाइम पास थी। अब अमेरिका गया है तो फिर उसे अपनी स्वीटी मिल गई होगी। माही मुड़कर समीर की तरफ देखती है। समीर अभी भी मुस्कुराकर देखते हुए कहते हैं, तुम चिंता क्यों करती हो? वो अगर वहाँ पर अपनी मौज मस्ती कर रहा है, तुम भी यहाँ अपनी मौज मस्ती करो। कहती हुए उसके करीब आ गया था। माही 2 कदम पीछे जाती है। तुम जैसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तुम जितने घटिया खुद हो, उतने दूसरों को भी समझते हो, माही बोली। समीर कुछ कहता है उससे पहले ही उसे बाहर से आवाज आती है। समीर को पाँव के आहट जब नजदीक आते में महसूस हुई कि थोड़ी जोर आवाज में कहता है, माही मानता हूँ सब कुछ तुम्हारे पति का है, पर तुम इस बदतमीजी से तो मेरे साथ बात मत किया करो। मैं सरिता से बहुत प्यार करता हूँ और उसके प्यार की खातिर इस घर में रह रहा हूँ। माही अचानक से समीर के बदले हुए तेवर से हैरान थी। समीर फिर जोर से कहता है, तुम लोग मुझे कितना ही खराब क्यों ना समझो, पर मेरी सरिता बहुत अच्छी है और मैं अपनी सरिता को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैंने जो गलती की, पर अब मैं मेरी सरिता को कभी धोखा नहीं दूंगा। वो तो मेरी जान है। तब तक पीछे से सरिता की आवाज आती है, क्या हुआ समीर? समीर पलटकर पीछे देखता है और सरिता को देखकर अनजान मानते हुए कहता है, सरिता तुम? कुछ नहीं, माही से कुछ बातें कर रहा था। सरिता समीर के बगल में आकर खड़ी होती है और माही को देखती हुई कहती, क्या बातें कर रहे थे? माही कुछ नहीं कहती है। समीर कहता है, कुछ नहीं, अब गलती किया है मैंने, अपनी बीवी के घर में रह रहा हूँ तो 2-4 बातें तो सुननी ही होंगी ना। सरिता माही को देखती हुई कहती, क्या कहा माही तुमने समीर से? माही भी इस वक्त गुस्से में थी। वो सरिता से कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा है, जो कहा आपके इस पति ने कहा। माही तमीज से बात करो। समीर मेरा पति है तो तुम्हारा नंदोई भी है। माही भी इस वक्त काफी गुस्से में थी। वो भी उसी तरह चिल्लाकर कहती, तो उससे कहिए कि आपके कमरे तक रहे, मेरे कमरे में ना आए। समीर सरता को पकड़कर अपने पास लाता है और उसके कमर पर हाथ रखकर खड़े होते हुए कहता है, कोई बात नहीं सरता, अब थोड़ा बहुत सुनने की आदत डालनी चाहिए मुझे। सरता गुस्से से माही की तरफ देखती है और समीर का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। माही ने दरवाजा बंद किया और बेड की ओर बढ़ गई। उसने फिर से एक बार फ़ोन उठाया और राजवीर को कॉल लगाया। इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। माही को राजवीर की चिंता होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसका मन कहता था कि इस बार उसे धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन अपने कानों से सुनी बात को लेकर उसका विश्वास थोड़ा बहुत डगमगाने भी लगा था। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि राजवीर का मोबाइल स्विच ऑन हो गया। माही झट से फ़ोन लगा देती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा लग रहा था शायद फ़ोन उठाकर साइड में रख दिया गया हो।
माही उन दोनों की बातें कुछ सुनने लगी। लड़की बोली, तुम्हारी बीवी वहाँ परेशान हो रही होगी तुम्हारे लिए। लड़के की आवाज़ आई, और मैं जो इतने दिन तुम्हारे बगैर परेशान हुआ उसका क्या? लड़की हंसती और कहती, तुम अकेले तो नहीं परेशान हुए, मैं भी तो परेशान होती हूँ तुम्हारे लिए। कहकर दोनों शायद एक दूसरे को किस कर रहे थे। माही उन आवाज़ों से बेचैन हो जाती है और फ़ोन काट देती है। माही के पास राजवीर के असिस्टेंट का नंबर था। उसने उसे नंबर को डायल किया। असिस्टेंट का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। माही ने व्हाट्सएप पर जाकर उसका लास्ट सीन देखा, जो कि कल का ही बता रहा था। माही को ये बात अजीब लगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 24 घंटे में वो कभी ऑनलाइन आया ही ना हो। माही कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो जैसा दिखने की कोशिश की जा रही है वैसा है नहीं। तुम सभी निकम्मे हो, एक काम दिया था वो भी नहीं कर पा रहे हो। श्रवण के पापा किसी को फ़ोन पर डांट रहे थे। सामने से आवाज़ आई, सर सब कुछ परफेक्टली हो गया है, लेकिन रिकवर होने से थोड़ा सा समय लगेगा। बस 2 दिन और दे दीजिए। मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए उसकी ज़रूरत है। 2 दिन में ही उसे देखकर माही पागल हो जाएगी। उसके एक एक आंसू मेरे दिल को सुकून पहुंचाएंगे और मेरे बेटे की खुशियां लौट आएगी। सर 2 दिन बाद ही वो आ जाएगा, ठीक है, कहकर फ़ोन रख देता है। वहीं माही के फ़ोन पर राजवीर का कॉल आया। हेलो राजवीर, आप कहाँ हैं? माही परेशान होते हुए कहती, मगर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो माही फ़ोन को कान पे लगाए किसी के बोलने का इंतजार करने लगी। सामने से काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना आता देख माही फ़ोन रखना ही वाली थी कि तभी एक लड़की की आवाज़ आई। राजवीर, फिर से उस माही से शादी करने का क्या मतलब था? राजवीर बोला, जरूरी था स्वीटी। अगर जरूरी नहीं होता तो दोबारा उस लड़की से शादी करके क्या मतलब था, जिसे एक बार छोड़ चुका था। माही आवाज को पहचान कर कहती है, राजवीर नहीं, ये राजवीर नहीं है, ये ट्रैप है। पूरी बात न सुन माही फोन को कट कर देती है। 2 दिनों तक माही की राजवीर से कोई बात नहीं हुई। सुधा जी की तबीयत ठीक थी। चिंता भी राजवीर की थी, पर वो जानते थे कि उनका बेटा पहले भी फोन नहीं किया करता था, तो हो सकता है इस बार भी ना ही कर रहा हो। शीतल हमेशा ही माही के आसपास रहा करती थी। शाम होते ही वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती थी। आज वीर भी उसके साथ जिद करके चला गया था। कुलभूषण जी और शांति जी वीर को देखकर बहुत खुश होते हैं। शाम को जब मयंक आता है तो शीतल से नाराज होता है। शीतल राजवीर भी नहीं है, वीर ही तो था जिसे माही का दिल वहां पर लगा हुआ रहता था। तुम उसे भी यहाँ ले आई। शीतल मैंग को पानी और चाय थमाते हुए कहती है। वीर जिद करने लगा कि आएगा, फिर अगर मना कर देते तो माही को भी बुरा लगता, और माही ने ही कहा कि मैं ले जाऊं, वीर को खेलना था, यहाँ अपने भाई बहनों के साथ था। ठीक है, पर कल जाना तब लेकर के जाना, और वीर को माही के साथ ही रहने दिया करो, तब तक जब तक राजवीर नहीं आता है। राजवीर आएगा फिर हम वीर को 2-4 दिनों के लिए यहीं लेकर आएंगे। फिर वीर को देखकर बोला, क्यों वीर, उसके बाद 3-4 दिनों के लिए तुम यहाँ पर आकर अपने भाई बहन के साथ खेलना, फिर हमें माही की कोई टेंशन नहीं रहेगी। वीर अपने मामा के दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है। यहाँ माही ने सुधा जी और रंजीत जी को दवाई दी और दूध देकर अपने कमरे में आई। कमरे में आते ही पहली नज़र उसके अपने फ़ोन पर गई। माही अपने फ़ोन में सोचती है, कल सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर किसी पुलिस इंस्पेक्टर से हेल्प लेनी होगी। राजवीर एक बहुत बड़ा नाम है और कोई भी पुलिस वाला आसानी से मदद करने के लिए मान जाएगा। हो सकता है राजवीर को इस वक्त मदद की ज़रूरत हो, कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। आधी रात के लगभग माही ने महसूस किया कि कोई उसके पास में है और माही को चेहरे पर अपने हाथ लगा रहा था। माही एक झटके में अपनी आंखें खोलकर देखती है। कमरे में अंधेरा होने के कारण वो चेहरा तो नहीं देख पाई, पर उसे अपने सामने एक परछाई जरूर दिखाई दी। माही अपना हाथ बढ़ाती और लाइट ऑन करती, सामने समीर दिखाई देता है। माही जब तक उठकर बैठती तब तक समीर उसके ऊपर झुक चुका था। वहीं जोर से चिल्लाते बोली, छोड़ो मुझे। समीर माही के मुंह को दबाते हुए बोला, चिल्लाकर क्यों सभी को ये बताना चाहती हो कि राजवीर के ना होने पर तुम मुझे इस कमरे में बुला रही थी? माही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। समीर ने कसकर उसका मुंह दबा रखा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही चीख पा रही थी। माही ने अपने पैरों से समीर को मारा। समीर थोड़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फुर्ती से फिर से उठकर बैठ जाता है और माही की तरफ बढ़ता है। माही भी अब तक उठ चुकी थी और वो समीर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। माही जहाँ अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं समीर माही पर अपनी बुरी नीयत को
पूरा करने की कोशिश कर रहा था। माही ने पूरा दम लगाकर समीर को धकेला। समीर एक झटके के साथ दरवाजे की तरफ गिरा। माही जोर से चीखी। उस चीख की आवाज़ सरता और सुधा जी के कानों तक भी पड़ी। दोनों अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। इधर समीर ने जब देखा कि माही की आवाज़ अब बाहर जाने लगी तो वो माही को मारने के लिए आगे बढ़ा। माही साइड का ड्रॉर खोलती है और वो गन जो राजवीर ने उसे संभाल के रखने के लिए दिया था अपनी सुरक्षा के लिए उसे समीर की तरफ पॉइंट कर देती है। समीर ये सोचता है कि माही उसे नहीं मार पाएगी। समीर को बिल्कुल नहीं लगा कि माही उस पर गन शूट कर पाएगी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी माही बंदूक चला देती है और बुलेट समीर के सीने में आकर लगती है। बुलेट की आवाज़ और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ एक साथ आई। सामने सरदा खड़ी थी। सीन कुछ इस तरह से था कि अलमारी के पास माही गन को समीर की तरफ गन पॉइंट किए खड़ी थी। समीर अपने सीने पर हाथ रखे दर्द से चीख रहा था। दरवाजे पर सरदा खड़े उन दोनों को देखकर समीर का नाम लेकर चीखती, समीर। समीर पीछे पलटकर सरदा को देखता है। दर्द से वो सरदा की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है। सरदा जब तक समीर तक पहुंचती उससे पहले समीर नीचे गिर चुका था। माही के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है और वो डरकर समीर की तरफ देखने लगती है। वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए जो सही लगा उसने कर दिया। सरदा समीर के पास बैठकर उसका नाम लेकर बार बार चिल्लाई जा रही थी, समीर समीर उठो। सरदा समीर के हाथों को देखती जो खून से सने हुए थे। उसके सीने पर गोली लगी थी। अब तक सुधा जी और रंजीत जी भी कमरे में आ चुके थे और समीर को इस तरह देखकर वो भी डर चुके थे। माही दरवाजे की ओर देखती जहां इस वक्त सुधा जी, रंजीत जी और घर के सही कई सारे नौकर भी थे। वो डर के मारे अलमारी के दरवाजे से लग कर बोली, मैं नहीं मारना चाहती थी, ये पता नहीं, मैं सच में नहीं मारना चाहती थी। कहकर वो रोते हुए अलमारी से लगकर बैठ गई। समीर को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरता का रो रो कर बुरा हाल था। उसे इतने दिनों बाद समीर मिला था और अब समीर मर चुका था। डॉक्टर की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई थी क्योंकि वो एक बुलेट की शूट का केस था। पुलिस अस्पताल में आती है। सरता माही के खिलाफ अपने बयान देती है और कहती है कि उसी के सामने माही ने समीर पर गोली चलाई है। सुबह होते होते माही पुलिस स्टेशन में थी और मैंक और शीतल उससे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। माही को याद आता है राजवीर ने कहा था अपनी हिफाजत के लिए जो करना हो कर देना, इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा पति इतना कैपेबल है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अब माही को राजवीर की जरूरत थी। वो पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, एक बार मुझे मेरे हस्बैंड से बात करवा दीजिए। पुलिस वाले को पता था कि माही राजवीर मल्होत्रा की बीवी है और राजवीर मल्होत्रा की बीवी से मिस बिहेव करने की गलती कोई नहीं कर सकता है। पुलिस वाला अपना फ़ोन निकालता है और माही से राजवीर का नंबर लेकर राजवीर को कॉल करता है। एक ही रिंग में फ़ोन रिसीव हो गया। सामने से राजवीर की आवाज़ आई। फ़ोन स्पीकर पर था। माही कहती है, राजवीर, राजवीर आप कहाँ हैं? मुझे आपकी ज़रूरत है। आवाज़ आती है, माही तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? जैसा भी था मेरी बहन का पति था, तुम उसे कैसे मार सकते हो? राजवीर, मैं नहीं मारना चाहती थी उसको, और फिर आपने तो कहा था कि अपनी हिफाजत के लिए जो करना पड़े कर देना। तुमने तो सच में समीर को मार दिया। माही के साथ साथ पुलिस वाला भी ये सुनकर हैरान था। बीबी पुलिस स्टेशन में है, पति बीबी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा था। माही जानती थी एक बार राजवीर अगर उससे पल्ला झाड़ ले तो ये पुलिस वाले जो अब तक उसके साथ तमीज से बात कर रहे थे सब बदल जाएगा। उसने भरी हुई आवाज में राजवीर से कहा, राजवीर, आई नीड यू। राजवीर कहता है, अभी जिस काम से आया था वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। एक खूनी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजवीर, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं बीबी हूँ आपकी। कल पेपर भिजवा दूंगा, तुम साइन कर देना। और हाँ, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी खूनी के साथ रहे, तो आज के बाद वीर मेरे साथ रहेगा। माही पुलिस वाले के हाथ से फ़ोन छीनकर अपने कान पर लगाते हुए कहती, राजवीर, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? राजवीर जोर से ठहाका लगाकर हंसता और कहता है, कैसे बात कर रहा हूँ? माही, मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए तुमसे शादी की थी। अब मेरे लिए तो आसान है कि मेरा बेटा भी मेरे पास आ गया और तुम भी मेरी ज़िंदगी से चली गई। नहीं, तुम राजवीर नहीं हो। राजवीर कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। आ रहा हूँ 2 दिन बाद, देख लेना राजवीर हूँ या नहीं। तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। पुलिस वाला अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। माही उसके हाथ में फ़ोन रख देती है। बाहर मैंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे माही से मिलने दिया जाए, पर
एक हाई क्लास केस होने के कारण पुलिस वाले किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। सुधा जी और रंजीत जी की हालत भी इस वक्त कम खराब नहीं थी। उनकी बहू इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और बेटा भी विदेश में है। बेटी सफ़ेद साड़ी में अपने पति के शरीर से लिपट कर रोए जा रही है। एक ही दिन में उनकी भी दुनिया पूरी बदल गई थी। वो घर जहाँ कुछ दिन पहले ऐसा लगा जैसे फिर से बस गया हो, आज पहले से भी ज़्यादा बिखर चुका था। सबसे ज़्यादा माही टूटी थी। राजवीर का ये धोखा उसे फिर से तोड़ रहा था। साथ ही डर कि उसका वीर उससे छीन जाएगा, क्योंकि वो राजवीर की बीवी थी और अगर वो जेल में रहती है तो बच्चे का पूरा हक राजवीर का हो जाएगा। समीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरता के लिए अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन माही थी और वो किसी भी हाल में सरता माही को इस कत्ल के लिए सजा दिलाना चाहती थी। उसने मीडिया से लेकर अपने सभी पहचान तक इस बात को रखा कि माही ने उसका घर उजाड़ दिया और उसके पति का खून कर दिया। माही राजवीर से शादी के 5 दिन बाद पूरे देश में बदनामी हो रही थी। सभी के लिए माही इस वक्त एक विलेन बन चुकी थी, जिसने अपनी ननद के पति का खून कर दिया। आनंद फानंद में 2 दिन बीत गए। सोमवार का दिन हवाई जहाज इंडिया की ज़मीन पर लैंड होता है और राजवीर उससे बाहर आता है। राजवीर के साथ एक खूबसूरत लड़की थी जो कि उसी से मिलते जुलते कपड़े पहनकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई आ रही थी। राजवीर हमेशा की तरह पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और डैशिंग लग रहा था। दोनों के बंधे हुए हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि दोनों एक दूसरे के करीब है। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही थी। राजवीर आकर अपनी गाड़ी में बैठता है। वो लड़की जिसका नाम स्वीटी था वो भी राजवीर के बगल में आकर बैठती है। राजवीर के कंधे पर अपना सर रखकर उसके हाथों में हाथ डालकर कहती है, फाइनली आज मैं इंडिया आ गई। ड्राइवर मिरर से अपने मालिक को देख रहा था, जिसके कहने के लिए तो यहाँ पर एक बीवी थी जो इस वक्त जेल में थी और यहाँ एक लड़की उसके कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी। राजवीर उसके हाथों को चूमते हुए कहता है, बस थोड़े दिन और फिर तुम्हें यहीं रहना है। ड्राइवर सब कुछ सुन रहा था। लड़की राजवीर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो माही तुम्हें तलाक दे देगी? राजवीर कहता है, मैं ले लूँगा। उसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मुझे मेरा बेटा चाहिए था। मुझे मेरा बेटा मिल गया। एक खूनी माँ के पास उसका बेटा रखने की इजाज़त कोई भी अदालत नहीं देगी और माही का पति होने के नाते मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। वो लड़की राजवीर के गालों पर किस करते हुए कहती, अच्छा है, मतलब मुझे प्रेग्नेंट होकर अपना फिगर खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजवीर उसे खींच कर बेशर्मी से गले लगाते हुए कहता है, बिल्कुल। उन दोनों को इस तरह की बेशर्मी देखकर ड्राइवर भी अपना चेहरा सामने कर लेता है। आज उसने भी अपने मालिक का वो रूप देखा था जिस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर यह आंखों देखा हाल झुटला भी नहीं सकता था। राजवीर ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ ले लो। ड्राइवर गाड़ी पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ देता है। गाड़ी के रुकते ही राजवीर अपने कोट के बटन को बंद करते हुए पुलिस स्टेशन के दरवाजे के पास आकर खड़ा होता है। सभी पुलिस वाले उसे देखकर खड़े हो जाते हैं और उसको मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। राजवीर चलते हुए अपने कदम पुलिस इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ा होता है और कहता है, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाला अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाकर उसे साथ चलने के लिए कहता है। राजवीर उसे पुलिस वाले के पीछे चलने लगता है। कुछ ही देर में राजवीर उस लॉकअप के पास खड़ा था जहाँ माही को बंद करके रखा गया था। तो समीर को मार डाला तुमने? अचानक ही राजवीर की आवाज़ ने माही का ध्यान खींचा। माही अपनी गर्दन जिस तरफ से आवाज़ आई उस दिशा में बढ़ा देती है। सामने राजवीर ग्रे कलर के बिजनेस सूट में अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। माही झट से उठती और भागती हुई आती है। उन दोनों के बीच में लोहे की सलाखें थी। वो उन सलाखों को पकड़कर राजवीर से कहती है, राजवीर 2 दिन, राजवीर अपने 2 दिन लगा दिया यहाँ आने में। तो तुम क्या चाहती थी? मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ पर आ जाता? आखिर मेरी बहन के पति को मारा है तुमने, इतनी आसानी से तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। माही की आंखों में इस वक्त आंसू भर हुए थे। वो राजवीर की ओर देखते हुए कहती है, राजवीर आपने कहा था कि अपनी हिफाजत के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या था माही? क्या तुम किसी की जान ले लोगी? राजवीर वो मेरे साथ जबरदस्ती, कहती वह माही सलाखों से को पकड़कर जमीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे हील की आवाज़ सुनाई देती है। खट 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 के साथ वो चलते हुए राजवीर के पैरों के बगल तक आकर खड़ी हो जाती है।
माही की नज़र उस ब्लैक कलर के हिल्स पहने पैरों पर जाती है और वो धीरे धीरे अपने सर को ऊपर करके करती है। इस वक्त उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने अपने हाथों को राजवीर के बाजू में लपेट रखा था। माही को यकीन नहीं हो रहा था, जाने कितने सवाल एक साथ उसकी आंखों में आ चुके थे। माही उन्हीं सलाखों को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करती है। एक ही पल में जैसे वो इस धोखे से बेजान सी हो गई थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो बिना सहारे के खड़ी हो सके। शायद राजवीर का यह धोखा उसे तोड़ चुका था। उसने अपने आंसू को पोंछते हुए राजवीर से पूछा, राजवीर, इतना बड़ा धोखा क्यों? किस लिए? मैं तो नहीं आई थी आपके पास ये कहने की मुझे अपना लीजिए, फिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? माही के चीखने का भी राजवीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके बगल में खड़ी लड़की बहुत ही बेशर्मी के साथ मुस्कुराकर माही की ओर देख रही थी। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, मेरा बच्चा था तुम्हारे पास, अगर मांगता तो क्या तुम इतनी आसानी से मुझे दे देती? आपने मुझसे शादी सिर्फ वीर को पाने के लिए किया था। वो प्यार, वो अपनापन जो मैंने आपके साथ महसूस किया, वो सब क्या था? अपने बच्चे को हासिल करने का जरिया थी तुम। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था। राजवीर ने अपने पैंट के पॉकेट से अपने हाथ को निकाला और स्वीटी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने नज़दीक खींचते हुए कहा, ये स्वीटी है, मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। इसके साथ रहना चाहता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी, और इतने सालों तक रह भी रहा था। लेकिन अपने इस बनाई हुई इतनी बड़ी जायदाद को संभालने के लिए मुझे बच्चा तो चाहिए था, और मैं नहीं चाहता कि बच्चा पैदा करके स्वीटी अपने फिगर को ख़राब करे। तो सबसे आसान मेरे लिए यही था कि तुमसे मैं वीर को ले लूँ। मेरा खून है, अब मैं पालकर उसे बड़ा करूँगा। वो बनेगा मेरे खानदान का वारिस, और मैं अपनी लाइफ स्वीटी के साथ बिना किसी रुकावट के जी सकूँगा। माही के दोनों हाथों में इस वक्त जेल की सलाखें थी। वो उसे जोर जोर से उन सलाखों को हिलाते हुए कहती, नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने आपकी आंखों में सच में अपने लिए प्यार महसूस किया था। वो सब झूठ नहीं हो सकता है। राजवीर 2 कदम आगे आता और माही की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कहो तो वो आंखें, वो प्यार, वो अपनापन अभी तुम्हें दिखा सकता हूँ। कहते हुए वो मुस्कुराता है। ये मुस्कुराहट माही के मुंह पर एक तमाचा थी कि उसने कैसे विश्वास कर लिया ऐसे इंसान का जिसने उसने उसे उस वक्त भी छोड़ दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। क्यों नहीं माही को यकीन आया कि जो इंसान उस वक्त अपनी बीवी को छोड़ सकता है, जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो बाद में क्या ही अपना था। स्वीटी मुस्कुराते हुए राजवीर के कमर पर अपने हाथों को लपेटते हुए कहती है, राजवीर हमेशा ही मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा। राजवीर, वीर मेरा बेटा है, वो कभी भी आपके पास नहीं रहेगा। मैं उसे आपको नहीं दूंगी। माही, किसी गलत फहमी में जी रही हो तुम खूनी हो। तुम्हें खून करते हुए मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पापा सब ने देखा है। कोई भी अदालत बच्चे को एक खूनी माँ के पास कभी नहीं रहने देगी, जब उसके पास एक पैसे वाला और इज्जतदार पिता मौजूद हो जो उसे बच्चों को पालना चाहता हो। लेकिन आप मेरे बच्चे को नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी रंगेलियों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड की फिगर को बचाने के लिए मेरे बच्चे को एक जरिया बना रहे हैं, ताकि कल को आपकी जायदाद को संभालने के लिए वो रहे। माही चीखते हुए बोली थी। राजवीर भी उसी तरह चिल्लाते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है, उसका बाप मैं हूँ, और ये अदालत मुझे ही उसकी कस्टडी देगी। बाकी की बातें मेरा वकील जाकर कर लेगा। मैं तुमसे बार बार मिलकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। कहकर वो स्वीटी के कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। माही तब तक उन दोनों को देखती रहती है जब तक उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाते हैं। उसने उन सलाखों को अपने मुक्के से मारते हुए कहा, क्यों क्यों मैंने आप पर भरोसा किया? कैसे मैं आपके उस प्यार के पीछे छुपे हुए इस मक्कारी को नहीं देखा? क्यों मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं ये नहीं समझ पाई कि मैं फिर से वही गलती कर रही हूँ, एक धोखेबाज पर भरोसा कर रही हूँ। पुलिस स्टेशन से निकलकर राजवीर मल्होत्रा हाउस की तरफ जाता है। उसके साथ स्वीटी भी थी। ड्राइवर अभी भी उन दोनों को देख सकता था जो बैठे थे गाड़ी में, लेकिन लग रहा था जैसे कि एक दूसरे को अपने अंदर समा लेंगे। किसी चीज़ की शर्म नहीं की। सामने कोई तीसरा बैठा है, इस बात की जरा भी उन दोनों को लिहाज न था। राजवीर जब अपने घर पहुंचा तो सरिता दौड़ते हुए आई और राजवीर से लिपट कर रोने लगी। राजवीर अपनी बहन को अपने गले से लगाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है,
रो ले, आज जितना रोना है, लेकिन याद रखना ये आंसू अब आगे नहीं बहने चाहिए। सरदार नम आंखों से अपने भाई की तरफ देखती है। माही ने तुझे तेरे समीर को छीना है ना, मैं दिखाऊंगा माही को कि बहन को रुलाने का क्या अंजाम होता है। सरदा को जैसे मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसे एक सपोर्ट चाहिए था जो उसका भाई कर रहा था। वो फिर से राजवीर के गले लगकर रोने लगी। राजवीर उसे चुप कराता है और उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहता है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। सरता कहती, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कहकर सरता राजवीर के हाथों को पकड़कर सुधा जी के कमरे की ओर चल देती है। माँ, राजवीर ने अपनी माँ को देखकर कहा। सुधा जी, जो कि इस वक्त बिस्तर पर लेटी थी, सोई तो ना थी, बस उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। राजवीर तेज कदमों से चलकर आया और सुधा जी के हाथों को पकड़कर कहता है, कैसी हो तुम? कैसी रहूंगी मैं? दामाद मर चुका है, बहू जेल में है, उस घर की औरत कैसे रह सकती है? राजवीर बोला, माँ, उसने समीर को मारा है, उसकी सजा उसे अदालत दे देगी, तुम फिक्र मत करो। सुधा जी, जो कि अपने बेटे को देख रही थी, जो कि कुछ दिन पहले तक माही से शादी करने को और माही को इतना चाहता था और आज माही से जैसे पल्ला ही झाड़ चुका हो। पर माही तेरी पत्नी है, सुधा जी ने सवाल किया। माँ, उसने समीर को मार कर ठीक नहीं किया। सुधा जी अपना सर झुका लेती। वो सरता को सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल नहीं देख पाती थी और सरता इस वक्त उनके सामने ही थी। कोई भी माँ जवान बेटी को इस हालत में नहीं देखना चाहेगी। सरता अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखती है। सुधा जी अपनी दोनों हाथ बढ़ाकर सरता को अपनी तरफ खींचती हैं और उसके पकड़ कर रोने लगती हैं। राजवीर वहाँ से उठते हुए कहता है, ये रोने धोने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अभी हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि माही को उसके किए की सज़ा मिल जाए और हमारा वीर हमारे पास वापस आ जाए। वीर का जिक्र आते ही सुधा जी राजवीर की ओर देखती हैं। हाँ माँ, वीर इस घर का बेटा है, वारिस है इस घर का और इसी घर में रहेगा। क्या माही मान जाएगी? सुधा जी अपने आंसू को पोंछते हुए बोली। उसके मानने ना मानने से क्या होता है माँ, वो खून ही है और एक बाप होने के नाते वीर को मैं अपने पास रख सकता हूँ। सुधा जी ने अपनी गर्दन हाँ में लाती हैं। राजवीर स्वीटी की तरफ से इशारा करते हुए कहता है, माँ, ये स्वीटी है, ये यहीं रहेगी। कहते हुए उसने स्वीटी के बाजू से पकड़कर अपनी माँ के सामने खड़ा किया। सुधा जी स्वीटी को देखती हैं। ब्लैक कलर के शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहने स्वीटी उनके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने हाथों में राजवीर के हाथों को जाकर जकड़ कर रखा था। उसे बंधे हुए हाथ को देखकर सुधा जी सब समझ चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? राजवीर रूड टोन में कहता है, तुम्हें क्या करना है और सबसे बड़ी बात, बस इतनी याद रखो कि अब से ये इस घर में रहेगी। कहते वो कमरे से बाहर निकल जाता है। स्वीटी का हाथ उसके हाथों में था। स्वीटी भी उसी के साथ चली जाती है। मयंक हर एक कोशिश कर रहा था जिससे कि माही की बेल हो जाए, पर क्योंकि खून के चश्मदीद गवाह के सामने आ चुके थे, इसलिए अब माही को बेल होना भी मुश्किल हो रहा था। 2 दिन की भागदौड़ के बाद आखिरकार माही को बेल मिल गई। मयंक माही को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा और लॉकअप से उसे रिहा किया गया। वो धीमी कदमों से चलते हुए बाहर निकल रही थी। सामने मयंक ने अपनी बहन को बदतर सी हालत में देखा। उसके मुंह से निकला, माही। माही अपनी नज़र ऊपर करके मयंक की तरफ देखती है। उससे थोड़ी सी दूरी में मयंक अपनी बहन की आंखों में उमड़ रहे सवाल और उस धोखे को अच्छी तरह से समझ सकता था जो उसे इस वक्त राजवीर से मिला था। माही भागती हुई कदमों से उनके पास आई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मयंक की आंखों में भी अपनी बहन की यह दशा देखकर आंसू आ चुके थे। जिन पुलिस वालों को पता था कि राजवीर ने माही से पल्ला झाड़ लिया है, उन पुलिस वालों को भी माही के लिए बुरा लग रहा था। ये बात तो सभी जानते थे कि माही ने समीर को आत्मरक्षा में मारा है, लेकिन अदालत सबूत मांगती है और सबूत इस वक्त माही के पास नहीं थे। वो सिर्फ अपने मुंह से सबको बता सकती थी कि समीर क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसे साबित करना अभी बाकी था। मयंक माही के माथे को प्यार से चलाते हुए कहता है, चुप हो जा, इन आंसू को यूं ना बहा। तू अपने ये आंसू उस राजवीर के लिए तो बिल्कुल मत बहाना, जिसने फिर से एक बार तुझे धोखा दिया है।
माही अपने भाई के सीने पर सर रखकर रोते हुए कहती, भाई मैं कैसे नहीं पहचान पाई उसे, मैं कैसे ये नहीं समझ पाई कि राजवीर सिर्फ वीर के लिए मुझसे शादी कर रहा है। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हूँ भाई, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन जाती हूँ। मयंक माही के आंसू को पोंछता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। मयंक माही को घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में माही ने कहा कि वो पहले राजवीर के घर जाएगी। मयंक बोला, माही कैसी बातें कर रही हो, तुझे इस वक्त राजवीर के घर क्यों जाना है, दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है हमें। नहीं भाई, राजवीर को लगता है कि वो जीत रहा है, वो मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगा। मुझे उसे बताना है कि एक बीवी भले ही उसकी बातों में आकर हार गई हो, लेकिन एक माँ पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ी होगी। मैं अपना बच्चा किसी भी हाल में मैं उसे नहीं लेने दूंगी, और ये बात मुझे उसे आज बतानी होगी। माही मत जा। नहीं भाई, एक बार जाना जरूरी है, और उस स्वीटी को भी समझाना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। कहते हुए माही ने अपने आंखों के आंसू को पोंछा। माही की आंखों में इस वक्त एक जुनून था जो मयंक देख पा रहा था। मयंक ने अपनी गाड़ी मल्होत्रा हाउस की तरफ घुमा दी। गाड़ी राजवीर के घर के पास आकर रुकती है। गार्ड्स माही को देखकर घर का दरवाजा खोल देते हैं। घर के अंदर जाते ही माही जोर से आवाज देती है, राजवीर, राजवीर। कोई अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। तभी माही 4 कदम आगे आई ही थी कि उसे सरदा दिखाई देती है। सरदा माही को देखते ही चीखती हुई कहती, आप क्या करने आई हो यहाँ? इस घर की सभी खुशियों को तो निकल गई, अब क्या जो बची खुशियां रह गई हैं उन्हें भी खत्म करने के लिए आई हो? माही सरदा की ओर उसकी बातों को इग्नोर करती है, और कहीं ना कहीं माही जानती है सरदा समीर को चाहती थी, और अपने प्यार को खो देने का दर्द सरदा को जरूर होगा। माही सरदा से पूछती है, राजवीर कहाँ है? सरदा कुछ नहीं कहती है। तब तक माही राजवीर के कमरे में पहुंचती है। राजवीर इस वक्त खड़ा था और स्वीटी उसके टाई को बांध रही थी। राजवीर उसके बालों को अपनी उंगलियों में उलझाकर उसके बालों से खेल रहा था। माही दरवाजे पर खड़ी उन दोनों के बेशर्मों को देखती है। माही ताली बजाते हुए उस कमरे में एंटर होते हुए कहती है, वाह राजवीर, बहुत बड़े चालबाज और बहुत ही बड़े धोखेबाज निकले आप। स्वीटी अब तक राजवीर से थोड़ी सी अलग हो गई थी। राजवीर मुस्कुराते हुए माही की ओर देख रहा था। क्या तुम्हें जमानत मिल गई? कहते हुए राजवीर मुस्कुराया। हाँ, तभी तो देख रही हूँ आपकी इस बेशर्मी को अपने सामने होते हुए। राजवीर स्वीटी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता, तो जी भर करके देख के जाओ, ताकि तुम्हें बाद में अफसोस ना रहे कि तुमने कुछ मिस कर दिया। माही को भरोसा नहीं हो रहा था कि राजवीर इस बेशर्मी की बात का जवाब दे सकता है। अरे इस इंसान को तो अब तक गिल्ट होना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया। आप मुझे वीर को छोड़ने की बात करके आए थे, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ। आपका ये जो नाम गुरूर आपने बनाया ना, सब छीन लूंगी मैं आपसे। राजवीर हैरानी से माही की ओर देख रहा था। ये माही वो माही बिल्कुल नहीं लग रही थी जो उस वक्त जेल में थी, बल्कि इस माही की आंखों में तो एक आग थी जो शायद राजवीर को जलाकर रखने के लिए काफी थी। स्वीटी राजवीर के आगे खड़े होते हुए कहती है, जब नहीं रहना चाहता राजवीर तुम्हारे साथ, तो क्यों रहना चाहती हो इसके साथ? छोड़ क्यों नहीं देती इसे? माही 2 कदम आगे आती है और एक जोरदार थप्पड़ स्वीटी के गालों पर खींच के दे देती है। स्वीटी का चेहरा एक तरफ झुक गया था। राजवीर जोर से चिल्लाता है, माही। माही राजवीर की बातों को इग्नोर करती है। स्वीटी अपने गाल पर हाथ रखकर माही की ओर देख रही थी। तभी माही एक थप्पड़ फिर से स्वीटी के दूसरी गाल पर पड़ता है। राजवीर स्वीटी को अपने सीने से लगाता है और माही की तरफ देखकर चीखते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई स्वीटी पर हाथ उठाने की? राजवीर की इस बात पर माही भी उसी तरह चीख कर कहती है, आपकी हिम्मत कैसी हुई एक बीवी होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध रखने की? कानूनन अभी मैं आपकी बीवी हूँ, और ये आपकी कोई नहीं लगती। स्वीटी अब रोने लगती है। राजवीर स्वीटी के आंसू को पोंछता है। उसके दोनों गालों पर इस वक्त माही के हाथों के निशान, उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। राजवीर निशानों को प्यार से छूता है और फिर माही की तरफ देखकर कहता है, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। माही शांत लेकिन बहुत ही इंटेंस के साथ रहती है। आपको पता नहीं राजवीर कि आप आग से खेल रहे हो। आपने क्या बना दिया मुझे? आप दुनिया को ये साबित करना चाहते थे ना कि मैं खूनी हूँ। वीर मेरे पास नहीं रह सकता। अब मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरा पति अपनी एक मिस्ट्रेस के साथ में है। मैं उसकी बीवी अब तक सही सलामत हूँ, लेकिन उसकी दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध है।
नाजायज संबंध का जिक्र आते ही स्वीटी चिल्लाती बोली, खबरदार जो मुझे या मेरे रिश्ते को गाली दी। माही राजवीर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, राजवीर, ये जो आपकी मिस्ट्रेस है, इसे कहिए कि आपके और मेरे बीच में ना बोले। पति पत्नी के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती, खास करके जब लड़की बाहर वाली हो। स्वीटी के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और इसे वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो माही की तरफ बढ़ती और माही के हाथों को पकड़कर पीछे मारते हुए कहती है, मुझे मिस्ट्रेस कर रही हो तुम? पिछले 5 सालों से मैं ही हूँ उसके साथ। तुम तुम कितने दिन रही होगी उसके पास? माही अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर स्वीटी ने उसके हाथों को बहुत कस के पकड़ा था। माही अपने पैरों को स्वीटी के पैर पर मारती है। स्वीटी का बैलेंस बिगड़ता है और जमीन पर गिर जाती है। माही उसके हाथों पर अपने जूते को रखते हुए कहती है, हाथ बिल्कुल मत लगाना मुझे। अब तक राजवीर आगे जाकर माही को पीछे धकेलता है और स्वीटी को उठाने में हेल्प करता है। माही कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, बहुत बड़ी गलती की है आपने राजवीर। आपको लगा कि माही को फंसाकर आप उसके बेटे को उससे छीन लोगे, लेकिन आप भूल गए, एक पत्नी शायद हार जाए, लेकिन एक माँ अपने खून के आखिरी बूंद तक लड़ती है। वो तब तक लड़ती है जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि उसका बच्चा सही सलामत है। और मैं तो पूरी जिंदगी अपने बच्चे के नाम पर कर दी थी। कहते वो कमरे से बाहर निकल चुकी थी। राजवीर स्वीटी को संभालता है, उसके हाथ सहलाते हुए उसे बेड पर बिठाकर उसके हाथों को देखने लगता है। माही जब कमरे से निकली तो सुधा जी के कमरे में जाती है। सुधा जी माही को दरवाजे पर देखकर धीमी आवाज में बोली, माही तुम यहाँ, कैसे हो आप? सुधा जी इमोशनल होते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ अच्छी हूँ। सुधा जी अपने हाथ आगे बढ़ा देती है। माही आगे बढ़ते हुए आती है और उनके हाथों को पकड़कर उनके पास बैठ जाती है। इस वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। एक माँ होने के नाते सुधा जी समझ सकती थी कि इस वक्त माही को कैसा लग रहा होगा। भले ही वो वीर को चाहती है, वीर उनके वंश का वारिस हो, लेकिन ये भी जानती है कि औरत अपनी औलाद के लिए जीती भी है और मरती भी है। आप अपना ख्याल रखिए, माही बोली। सुधा जी कुछ नहीं बोल पा रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले? राजवीर उनका अपना खून है और राजवीर अगर उन्हें छोड़कर चला गया तो वो भी जानती हैं कि जिस तरह आज माही अपने बेटे को लेकर परेशान है, कल वो भी रह सकती हैं। माही सुधा जी से बात कर रही थी। दोनों एक दूसरे की तकलीफ को समझ रहे थे। राजवीर के कमरे में स्वीटी राजवीर के सीने से लगकर रो रही थी। राजवीर उसे शांत करवाते हुए बोला, तुम उस बेवकूफ औरत की बातों पर रो रही हो? स्वीटी रोते हुए कहती है, उसने मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस कहा। राजवीर उसके मुंह पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, खबरदार ये शब्द अपने मुंह पर लाया तो। स्वीटी राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरे मुंह से ये अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी वो तुम्हारे सामने मुझे कह कर गई है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाए। उसके कांपती हुई आवाज़ को राजवीर अच्छी तरह से समझ पा रहा था। उसने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, वो है कौन जिसकी बात पर तुम इतना रो रही हो? स्वीटी उसके टाई को पकड़कर खींचते हुए कहती, वो मिसेज माही राजवीर मल्होत्रा है और मैं स्वीटी, सिर्फ स्वीटी, मैंने उसके मुंह से अपने लिए मिस्ट्रेस शब्द सुना है। राजवीर स्वीटी को गले से लगाते हुए कहता है, जिस दिन सिंदूर और मंगलसूत्र तुम्हारे गले में होगा उस दिन सबकी आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी। बस कुछ दिन के लिए सब्र करो। स्वीटी उसके बाहों में रोने लगी थी। राजवीर उसको मना कर बाथरूम में भेज देता है, जाकर अपने चेहरे को साफ कर लो, मुझे मेरी स्वीटी ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, अब जल्दी से जाओ। राजवीर किसी से फ़ोन पर बात करने लगता है। माँ से बात कर जब माही हॉल में आती है तो सरिता उसे आवाज़ देती है, माही। सरिता ने आवाज़ देकर माही को रोका। माही रुककर पलटती है और सरिता की तरफ देखती है। वाह माही, मेरा सुहाग छीनने के बाद फिर से आई हो, वापस मेरे भाई की खुशी को छीनने के लिए? सरिता बोली, मैं पहले भी आपके इस बात पर रोकना चाहती थी पर मुझे मौका नहीं मिला। पर आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब बार बार मुझे माही माही बुलाती है, बंद कीजिए। भाभी हूँ मैं आपकी। राजवीर बड़े भाई हैं आपके और बड़े भाई की बीवी भले ही उम्र में छोटी क्यों ना हो, कहलाती भाभी ही है। माही के मुंह से ये सब सुनने की सरिता को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने माही से कहा, अभी तुम्हें लगता है कि मेरा भाई तुम्हें अपनी बीवी मानता है, जबकि उसके दिल में तो कोई और रहती है। उसके दिल में कोई और रहती है, इससे ये बात नहीं जुटलाई जा सकती कि मैं उसकी बीवी हूँ। मैं अब भी मिसेज राजवीर मल्होत्रा हूँ और ये नाम खुद राजवीर ने मुझे दिया है।
सबके सामने शादी करके और पूरी मीडिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करके। माही वहाँ से चली जाती है। स्वीटी बाथरूम से अपने चेहरे को साफ करके निकली। राजवीर इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था। स्वीटी जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। राजवीर मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रखता है जो कि इस वक्त उसके सीने पर थे, और पलट कर स्वीटी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक हो अब तुम? स्वीटी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तुमने बात कर ली उनसे? राजवीर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अभी किए। वो अभी भी स्वीटी को अपने गले से लगाए हुए था। माही अपने घर पहुंचती है। माही के पहुंचते ही उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। मैं चाबी ले टेबल पर रखते हुए पलटा। उसके पीछे शीतल थी। उसके हाथों में पानी का गिलास था। मैं घूर कर शीतल की तरफ देखा और अपने कमरे की ओर चला जाता है। पिछले 2 दिनों से मैं शीतल से बात नहीं कर रहा था। राजवीर से शादी करवाने में शीतल का सबसे बड़ा योगदान था, और इस वक्त इसी बात की नाराजगी मैं उस पर उतार रहा था। शीतल माही से आराम करने के लिए कहकर अंदर अपने बेडरूम में चली जाती है। मैं अपने शर्ट के बटन को खोल रहा था। शीतल उसके हाथ को पकड़कर हटाती और खुद से उसके साथ के बटन को खोलते हुए कहती, 2 दिन से ठीक से बात नहीं कर रहे हो मुझसे। नाराज हो जानती हूँ, लेकिन 2 दिन हो गए। मैं ऐसे भी क्या नाराजगी की बात ना करो। वो कुछ ना कहकर अब तक शर्ट के बटन खोल चुका था। मैंग को जाता देख शीतल उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती, मैंग कुछ बोलो ना। मैंग गुस्से में उंगली दिखाते हुए उसे कहता है, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो आज जो हो रहा है उस चीज़ का। अगर तुमने उस वक्त उसका साथ न दिया होता तो आज मेरी बहन ये तकलीफ न झेल रही होती। शीतल अपना सर नीचे कर लेती है। बात ये तो सही थी कि शीतल ने ही राजवीर को माही से शादी करने के लिए सबसे बड़ी हेल्प की थी, पर उस वक्त शीतल को भी नहीं लगा था कि राजवीर इतना बड़ा खेल खेले जाएगा। वो तो यही सोच रही थी कि राजवीर माही को चाहता है। शीतल जाकर मैंग को गले लगाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, पहचान नहीं पाई उनको। मैंग उसे अपने पास से झटकते हुए कहता है, तुम्हारे ना पहचानने के चक्कर में आज मेरी बहन, तुम्हें पता भी है कितना कुछ झेल रही है। उस राजवीर ने उसे धमकी दी है कि उसके बेटे को छीन लेगा। तुम भी जानती हो ये बात कि माही सिर्फ वीर के लिए जीती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा ही वही है, और अगर आज राजवीर ने वीर को माही से अलग कर दिया तो तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि माही जी पाएगी? शीतल झुकी नज़रों से इस वक्त मैंग के सामने खड़ी थी। अपना सर झुकाए अपना एक कान अपने हाथ से कान को पकड़ कर कहती है, जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब तक दरवाजे पर नॉक होता है। मैंग पीछे पलटता है तो माही खड़ी थी। भाई, ये सही बात नहीं है। माही बोली, क्या हुआ मेरी बहन को? मैंग मुस्कुराते हुए बोला, आप भाभी से इतना नाराज क्यों हैं? शीतल अभी सर झुकाए खड़ी थी। मैंग शीतल की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, क्योंकि तेरी शादी राजवीर से हो, इसमें सबसे बड़ा हाथ इसी का था। हाँ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने जानबूझकर किया। अगर धोखा हम सबको मिला तो धोखा उन्हें भी तो मिला है। हम सब फिर भी अपना जान छुड़ा रहे हैं ये कहकर कि हम फंस गए। लेकिन आपने कभी भाभी की गलती को समझा? भाभी की व्यथा को समझा? उन्हें कितना गिल्ट अपने आप पर हो रहा होगा कि वो राजवीर को पहचान नहीं पाई। उसने काम भी तो ऐसा ही किया है ना। आप गलत कर रहे हो भाई। भाभी आपसे प्यार करती हैं, आपको मना रही हैं, और आप जिस तरह से बात कर रहे हो ऐसा तो मेरा भाई बिल्कुल नहीं हो सकता है, कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। मैंग शीतल की तरफ पलटता है। शीतल अपने आंखों में आंसू भरे मैंग की ओर देख ही रही थी कि मैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शीतल के हाथों को पकड़कर खींच लेता है। शीतल उसके सीने से जा लगती है। इस वक्त तक अपने आंसू को जो शीतल रोक रखी थी, मैंग का प्यार पाते ही वो आंसू उसकी आंखों से बाहर आने लगे। मैंग उसे अपने सीने से लगाता है। मैंग उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, मत रो, माही सही कहती है, हम सबसे बड़ा गिल्ट तुम्हारे अंदर होगा। आप ज़्यादा परेशान मत हो और ना ही मुझे परेशान करो। चलो हंस के दिखा दो, कहते उसके माथे को चूमता है। शीतल के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। माही वीर को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मम्मी पापा से कहकर वीर को यहाँ से बाहर भेजने का फैसला किया। कुलभूषण जी ऐसे भी रिटायर्ड थे और वीर की भी इन दोनों स्कूल की कुछ दिनों की छुट्टियां चल रही थी। बिना ये किसी को खबर लगे बगैर कि वो कहाँ जा रहा है, वीर अपने नाना नानी के साथ शहर छोड़ चुका था। माही को अब थोड़ा सा चैन मिला, क्योंकि अब उसे पता था कि वीर सेफ है।
उसके मम्मी पापा उसे हर हाल में संभाल लेंगे। अगले दिन माही की कोर्ट में हियरिंग थी। राजवीर आज कुछ बेचैन लग रहा था। माही उसके चेहरे पर उलझन अच्छी तरह से देख पा रही थी। राजवीर का केस तो मजबूत था, लेकिन वो इतना परेशान क्यों है ये माही को समझ नहीं आया। उसके साथ स्वीटी भी थी, जो कि सहाय की तरह उसके साथ चल रही थी, क्योंकि सरिता, रंजीत जी और सुधा जी गवाह के तौर पर पहले ही अपना बयान दे चुके थे। इसलिए माही का केस काफी हद तक कमजोर था। उसे अब यह साबित करना पड़ रहा था कि समीर उस पर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मारा। कोर्ट की हेयरिंग के बाद माही टूट गई थी, क्योंकि राजवीर ने आज कोर्ट में डाइवोर्स और वीर की कस्टडी का केस भी डाल दिया। अब माही को सजा हो या ना हो, वीर की कस्टडी का केस चलना ही था। माही के वकील ने उसे सजेस्ट किया कि वो राजवीर पर चीटिंग का मामला दर्ज कर सकती है। ये धमकी तो माही पहले ही उसे देकर आई थी, लेकिन माही अब राजवीर के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके मन में स्वीटी के लिए उसने प्यार देखा था। उसने अपने वकील से 2 दिन का समय मांगा। राजवीर उसके पास आकर कहता है, क्यों खुद ही परेशान होती हो और दूसरे को भी परेशान कर रही हो? माही ने अपना सिर उठाकर उन दोनों को देखा, जो कि बेशर्मों की तरह एक दूसरे के कमर पर हाथ डाले उसके सामने खड़े थे। आते जाते लोगों से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माही के आंखों से जो आंसू बह रहे थे, वो उसे पूछना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ उठ नहीं रहे थे। राजवीर उसके पास बैठे हुए कहता है, मान जाओ, वीर को मुझे दे दो और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। वैसे भी तुम्हारे पाप की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। माही राजवीर की ओर देखती है। माही की आंखों में आंसू स्वीटी को भी अच्छे नहीं लग रहे थे। भले ही उसने बच्चे को जन्म ना दिया हो, लेकिन वो समझ सकती थी कि माही इस वक्त उदास है। वो वहां से 2 कदम पीछे चली जाती है। राजवीर अपने कोट के पॉकेट से रुमाल निकालकर माही की ओर बढ़ाते हुए कहता है, अदालत आंसू, रोना, दुख, तकलीफ नहीं जानती, सिर्फ सबूत पर भरोसा करती है। माही अपने सामने राजवीर के हाथ में पड़े हुए उस रुमाल को देखती है। उसने राजवीर की आंखों में देखा और जैसे ही कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। जब से राजवीर लौटा था, कभी वो इतने करीब नहीं बैठे थे जितने करीब इस वक्त है। माही उसकी आंखों में देखकर उससे पूछती है, आपको परवाह है मेरी? मेरे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं आपसे? कहते हुए माही अपना चेहरा राजवीर की ओर ले जाती है और उसके शर्ट के बाजू में अपने आंसू को पोंछ लेती है। राजवीर उसको झटक कर खड़े होते हुए अपने शर्ट के बाजू को साफ करने लगता है। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत घृणा थी, जैसे कि क्या गंदा हो गया हो। माही राजवीर को देखकर कहती, क्या हुआ? आपको ये आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे ना? मुझे पसंद नहीं कि स्वीटी के अलावा कोई और लड़की मुझे छुए। राजवीर की आंखों में एक जुनून, उसकी आवाज में एक सनक थी, जो स्वीटी के लिए था, माही के लिए नहीं। जाने क्यों माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अचानक आए माही के चेहरे की मुस्कुराहट को राजवीर बेचैनी से देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अदालत तुम्हें सजा देने वाली है। तुम्हारा बेटा तुमसे दूर होने वाला है और तुम मुस्कुरा रही हो। माही अब जोर जोर से हंसने लगी थी और राजवीर के नजदीक आने की कोशिश की। राजवीर उससे 2 कदम दूर हुआ। माही राजवीर के कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचती है। अदालत के बाहर होने के कारण आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे। स्वीटी को भी ये बहुत अजीब सा लगा। राजवीर माही को अपने से दूर धकेलते हुए कहता है, तुम्हें बता दिया मैंने ना, स्वीटी के अलावा कोई और लड़की मेरे नजदीक आए तो मुझे पसंद नहीं आता है। पीछे स्वीटी थी। राजवीर स्वीटी के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भर देता है और फिर माही की तरफ घूम कर कहता है, मेरे इतनी करीब सिर्फ यही रह सकती है और कोई नहीं। कहकर वो स्वीटी के साथ चला गया। माही मुस्कुराते उसे जाते हुए देख रही थी। मैं को शीतल, जो कि दूर से ये सब देख रहे थे, उन्हें भी माही की मुस्कुराहट बहुत अजीब सी लगी। शीतल माही की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम अभी मुस्कुरा रही हो जबकि जानती हो कि हमारा केस बहुत कमजोर है। नहीं, मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्यार कमजोर नहीं है। मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस बार राजवीर ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा राजवीर अब भी सिर्फ मेरा है। माही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो भी स्वीटी को अपनी बाहों में लेकर गया और तुम कह रही हो कि वो तुम्हारा राजवीर तुम्हारा है? मयंक ने कहा। माही पलटकर राजवीर की ओर देखती है, जो कि इस वक्त स्वीटी को गाड़ी में बैठा रहा था। माही उनकी ओर देखकर कहती है, ये राजवीर नहीं है क्या? मयंक और शीतल एक साथ बोले, ये राजवीर नहीं है भाई। यकीन ना हो
कभी मिलकर अपने कॉलेज की बातें पूछना। शायद कुछ ना बता पाए, और ये मुझे यकीन दिला रहा है कि राजवीर किसी मुसीबत में है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये राजवीर नहीं है? मयंक पूछता। आपको पता है, राजवीर और मैं एक दूसरे को तब से जानते हैं जब आप दोनों दोस्त थे। हम कई बार मिले भी हैं, बातें भी की हैं। हाँ, जानता हूँ, क्योंकि राजवीर मेरा दोस्त था इसलिए। मयंक ने बात को सही किया। आज तक शादी से पहले भी जब कभी मैं राजवीर से मिली हूँ, हमेशा अपना पसीना, अपने आंसू, यहाँ तक कि अपने नाक भी राजवीर के शर्ट के आस्तीन में साफ किया। और कभी राजवीर के चेहरे पे घृणा नहीं आई। कभी राजवीर ने मुझे अपना हाथ नहीं खींचा। कई बार तो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए मैं अपना नाक उनके शर्ट में साफ कर लिया करती थी, और उसे भी वो मुस्कुराकर बर्दाश्त कर लिया करते थे। पर इस बार राजवीर को मेरा छूना तक पसंद नहीं आया। इसने मुझे अपना रुमाल ऑफर किया अपने आंसू पोंछने के लिए, जबकि तलाक होने के बाद भी राजवीर ने हमेशा मेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। मैं इनको याद आता है कि एक बार वो राजवीर के साथ माही का फुटबॉल मैच देखने गया था। माही पसीने से लथपथ उसके पास आई थी। मैं उसके लिए टिश्यू लाने के लिए गया था। जब वो लौट कर रहा था तो उसने देखा माही माँ राजवीर के शर्ट के हाथ में अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ रही थी, जो कि मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। यहाँ तक कि मैंग और सरता की शादी वाले दिन आइसक्रीम खाते हुए माही को देखा था। राजवीर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। माही के होठों के आसपास आइसक्रीम लगी थी। माही टिश्यू से उसे साफ करे उससे पहले कि राजवीर अपने हाथों को आगे कर दिया, माही ने अपना मुंह बिना किसी झिझक के उसके कोट में साफ कर लेती है। राजवीर पूरी शादी में उस आइसक्रीम में दाग वाले कोट को पहनकर घूमता रहा, लेकिन एक बार भी उसे चेंज करने का नहीं सोचा। ये मेरा राजवीर नहीं है, लेकिन ये कौन है, ये पता करना है। माही की आवाज के साथ मैंग अपने ख्यालों से बाहर आया। कैसे पता करोगी? ये शीतल ने पूछा। स्वीटी, वो ही सब क्लियर करेगी। दोनों में बेइंतहा प्यार है, और वही प्यार अब मुझे मेरे राजवीर तक पहुंचाएगा। ये राजवीर नहीं है तो कौन है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।